जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम साथी बेहतरीन होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य को, जिसकी 5वीं कक्षा पर हम साथी पहुंच चुके हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम चल रहे हैं साथी, और इसी उम्मीद के साथ में कि आप पिछली कक्षा का या पिछली कक्षाओं का दोनों का रिवीजन अच्छे से करके आगे बढ़ते होंगे। आकाश प्रजापति, रेणु कुमार सोलंकी, काजल पाल, चंद्रप्रकाश शर्मा, लालचंद्र, रेणु यादव, सुमित पांडे, राज, नरेंद्र कुमार, दिव्यांशु दुबे, तुषार दावास, कुमारी काजल मौर्य, रोली तिवारी, वेद प्रकाश, अमन गौतम, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। तो साथी, कल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। और कल हम पढ़ रहे थे आपका किसको, रासो साहित्य को। ठीक है, रासो साहित्य में मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण रचना चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो के बारे में साथी लिख लीजिए, बहुत सारे लेखक, क्योंकि पृथ्वीराज रासो प्रमुख है, तो चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि की उपाधि भी दी जाती है, और आपका पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, फिर आते हैं आपका अगले पट पर। और अगली बात है आपका क्या, अगला पॉइंट हमारा था साथी नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। नाथ संप्रदाय क्या बोलेंगे, शैव भक्तों द्वारा, कौन से थे, भगवान शिव जी के भक्त थे। या बस छोटा सा एक पॉइंट लिख लीजिए, शिव भक्तों का एक साहित्य है। शिव भक्तों का शिव भक्तों का एक साहित्य है। आप कौन से नाथ जानते हैं, एक नाम से तो आप भी परिचित होंगे नाथ से। ठीक है, याद रखेंगे। इसी संप्रदाय को इसी संप्रदाय को कनफटा कनफटा समुदाय भी कहते हैं। इसी समुदाय को कनफटा समुदाय भी कहते हैं। अब देखो, यहां पर दो चीजें आती हैं। एक तो आता है कि इसके प्रवर्तक कौन है, यानी किसने इसकी शुरुआत की, नाथ संप्रदाय को, नाथों में कौन था जिसने साहित्य को लिखना शुरू किया। तो बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा आदिनाथ। आप बहुत जगह सर्च करेंगे गूगल की साइट पर, कई किताबों में भी लिखा हुआ आदिनाथ, लेकिन वह सही नहीं है, क्योंकि आदिनाथ जो है वो भगवान शिव को ही माना गया है कि भगवान शिव जी ने सबसे पहले लेखन शुरू किया, उसी संप्रदाय को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो आदिनाथ जो लिखे हुए हैं वो गलत होते हैं, ये बात याद रख लेना। कुल नाथों की संख्या कितनी है, कुल नाथ कवि कितने हुए नाथ संप्रदाय में, कुल नाथों की संख्या, या कुल बोलते कुल नाथ कवि, तो आपका उत्तर होना चाहिए साथी 9। 9 कौन है पहले आपका, ये याद रख लेना है आपको, मत्स्येंद्र नाथ। कौन, मत्स्येंद्र नाथ पहले हैं, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, इनके बारे में एक बात नोट करना, मत्स्येंद्र नाथ के बारे में क्या बोलोगे। अ, उपनाम लिख सकते हैं, उपनाम क्या है इनका, विष्णु शर्मा। उपनाम था साथी इनका विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। और साथी अगर मैं बात करूं, इन्हीं की रचना है ज्ञान कारिका। पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने, पुस्तक लिखी साथी इन्होंने ज्ञान कारिका, ज्ञान कारिका। ठीक है? इनके बाद में हुए दूसरे दूसरे हुए इनके बाद में गोरखनाथ। और याद रख लेना, गोरखनाथ जो हुए, गोरखनाथ सबसे प्रसिद्ध हुए। अगर पूछे आपसे नाथ संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध कवि या लेखक कौन हुए, तो आप कहेंगे सबसे प्रसिद्ध हुए। और इन्हीं की पुस्तक है साथी आपका, इन्हीं की पुस्तक है आपका गोरखबाणी। यही थे जिन्होंने अपने शिष्यों को ये आदेश दिए कि वो स्त्रियों से दूर रहें। गोरखबाणी। और आपका एक और रचना आती थी इनकी, प्राण संकली। क्या बोलेंगे, प्राण संकली रचना किसकी है, इन्हीं की है। कई बार परीक्षाओं में आप अगर देखते होंगे, प्रश्न ये भी पूछा जाता है, गोरखनाथ जी के गुरु कौन है, तो क्या बोलोगे, गोरखनाथ जी के गुरु कौन है साथी, मत्स्येंद्र नाथ है। क्या बोलोगे। और बाकी के जितने भी हैं उन सबके गुरु गोरखनाथ हैं। जैसे जालंधर नाथ, बाकी आप पढ़ लीजिए, जालंधर नाथ हो गए आपके। ठीक है, चौथे साथी आपका कौन हुए, चरपट नाथ हुए, चरपट नाथ हुए। ठीक है, आपका पांचवे आपके साथी चौरंगी नाथ, एक चौरंगी नाथ थे, चौरंगी नाथ। एक गहीणी नाथ थे। क्या बोलोगे, गहीणी नाथ, गहीणी नाथ, गहीणी नाथ थे। एक साथी आपके थे कौन, आपका गोपी चंद नाथ, गोपी चंद नाथ। एक थे प्यारे दोस्त आपका ज्वालेंद्र नाथ, ज्वालेंद्र नाथ थे आपका, ज्वालेंद्र नाथ थे। मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, चरपट, चौरंगी, गहिणी नाथ, गोपीचंद नाथ, ज्वालेंद्र नाथ। एक और हाँ, एक थे आपका भरतनाथ। क्या बोलोगे, भरतनाथ, भरतनाथ। ठीक है, भरतनाथ। ये कौन से थे साथी, ये 9 है। इसमें से आपको बहुत छोटी चीजें याद रख लेनी है, संख्या 9, प्रवर्तक कौन है इस शाखा के, उनकी पुस्तक, और उनके जो शिष्य हैं, यानी कि अगर बात करूं गोरखनाथ जी, क्योंकि वो सबसे प्रसिद्ध हुए, इन दो को बहुत तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे दिखाएंगे क्या पूछ रहे हैं सर। अगर रचनाओं का बेटा 17-18 से मतलब नहीं है, आप ध्यान से पढ़ते रहें। अगर आप पढ़ने वाले हैं, आपने नाम लिख रखा है अपना विधायक, तो प्लीज पढ़ लो, नहीं तुमको हम यहीं क्लास में मैं विधायक बना दूंगा। प्लीज पढ़ते रहो। आपका पेपर 17 को हो 18 को हो,
आप रोज पढ़ रहे हैं ना, तो रोज याद करिए। और जब याद इतना नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं पीडीएफ अपलोड ही करा दूँ तब कैसे याद कर लेंगे? है? गलत बात है ना ये। लॉजिकली सोचा करो थोड़ा। और जिस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं वैसा थोड़ी है कि यूपीएसआई के बच्चों की ये क्लास चल रही है। आप उसमें मर्ज होकर यूपी कांस्टेबल के लिए अपना इतिहास करना चाहते हो, मैंने बता दिया आपको यूपी कांस्टेबल के लिए करना है। यूट्यूब पे जो पढ़ाया हुआ है वो काफी है, मोर देन एनफ है। 6 कक्षाएं पढ़ लीजिए। यहाँ यूपीएसआई के साथियों के लिए उनके साथ हम अन्याय थोड़ी कर सकते हैं कि आपके लिए उसको फटाफट से करके खत्म करा दें कि भैया ये लो, आपको खुश करने के लिए। तो गलत हो जाएगी। जो बैच है, जिस बात के लिए डेडिकेशन है या डेडिकेटेड बैच है, उसको तो पूरा किया जाएगा ना। आपको अपने हिसाब से चीजें करनी होंगी, क्योंकि आप इसमें अपने हित साधना चाहते हैं, अपने हिसाब से करें। समझे भाई? बार बार ना लिखो। पहले तो ये तो साहित्य कब शुरू होगा, अब जी इसको कब करा दो गुरुजी, मेरा 17-18 का पेपर है। तो भाई पेपर है तो बताया ना, यूट्यूब से करो। अभी शाम 6 बजे साहित्य की 2 क्लास करा रहा हूँ, आज शाम कल शाम, उतना भर कर लोगे काफी होगा। पढ़ना होता नहीं तुमको, वैसे शोर मचाते रहते हो कमेंट सेक्शन में। ध्यान से पढ़ो तो अब तक कब का साहित्य पढ़ लिए होते, कब का ना जाने। कोई दिक्कत, नाथ संप्रदाय समझे। आगे आएंगे। एक आता है फुटकल या अपभ्रंश रचनाएं। ये किसका भाग हम पढ़ रहे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? हिंदी साहित्य का विभाजन मैंने आपको बताया था। फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं। फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं बताएंगे सारे साथी। फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं। ये सोच रहे होंगे गुरु जी ये कह रहे हैं विधायक बना दूंगा, सैया जी नौकरी क्या करेंगे, विधायक ही बन जाएंगे। आगे। कोई दिक्कत? फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं साथी कौन सी हैं? फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं आपका साथी किसकी? विद्यापति। भाई ये यूपीएसआई का बैच है, इनका एग्जाम नहीं है तो इनको इनका इनका कोई कसूर थोड़ी है। उसी हिसाब से चलेंगे आराम से। वैसे भी दोनों से पहले हो ही जाना है, लगभग 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा, 8 तक, 8 9 10 खत्म ही हो जाना है ना। विद्यापति और अमीर खुसरो, इन दोनों ने साथी जो लेखन किया उसको फुटकल और अपभ्रंश रचनाओं में रखा जाता है। अब बात नहीं करेंगे, यहाँ देखें किस किस ने। जैसे विद्यापति की अगर मैं बात करूं, ऐसे कितने साथी हैं जो आपका, मतलब कि अपभ्रंश तो आप समझते होंगे ना, अपभ्रंश के बाद में ही साथी क्या आपका जन्मी है। अगर हम बोले अपभट्टिक आपका जन्मी बाद में जन्मी, तो अपभ्रंश से ही जन्मी, उसी से हिंदी की यात्रा तय हुई। तो किस किस ने, तो इनकी रचनाओं को कहा जाता है फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं। अमीर खुसरो ने क्या क्या लिखा? जैसे अमीर खुसरो ने जो गजल लिखी, तो हमारे यहाँ तो संस्कृत में क्या प्रयोग होते थे, जैसे हम बात करें आपके साथी दोहे, दोहे लिखे जाएंगे क्या? नहीं जी, संस्कृत में श्लोक आदि लिख करके अपनी बात को कहा जाता। तो हमारे यहाँ तो संस्कृत थी पहले। लेकिन अमीर खुसरो को किस चीज का, खड़ी बोली का प्रयोग इसने किया हिंदी में आकर के। आपका गजलों का प्रयोग, पहेलियां हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने प्रयोग की, पहेलियों के रूप में किसको जाना जाता है आपका साथी? तो हम कहेंगे वो अमीर खुसरो। तो विद्यापति की 2 रचनाएं साथी बड़ी महत्वपूर्ण, कौन कौन सी? आपका कीर्ति लता, याद रख लेना। अवहट्ट में, ऐसे लिखना, अवहट्ट में कीर्ति लता, कीर्ति लता और कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखी। किस भाषा में लिखी है? अवहट्ट में, ठीक है। ये लिखी इन्होंने अवहट्ट। और अगर विद्यापति की ही साथी में बात करूं, इन्हीं की मैं बात करूं, मैथिली भाषा में, मैथिली कहां पर बोली जाती है बताएंगे? मैथिली भाषा में पदावली, पदावली और गोरक्ष विजय नाटक को लिखा, गोरक्ष विजय नाटक। तो ये जो रचनाएं हैं इनको ही हम फुटकल रचनाएं कहते हैं। नाटक लिखा, नोट करेंगे साथी। और बेसिकली जो आपका साथी गोरक्ष नाटक था, उसमें जो पद्य भाग है सिर्फ वही मैथिली में है, जो गद्य भाग है वह तो संस्कृत में है उसमें भी। तो मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय नाटक को लिखा है, किसने लिखा है? जैसे अवहट्ट को आपने यहाँ बंद किया तो इसको भी बंद कर लीजिए। मैथिली भाषा में किसकी रचनाएं हैं? विद्यापति की रचनाएं। और मैथिली में रचनाओं की वजह से बड़े जाने जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं विद्यापति के अन्य नाम कौन कौन से हैं? विद्यापति के अन्य नाम, एक तो साथी इनको कहा जाता है मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल। और एक साथी इनको कहा जाता है आपका क्या? कवि शेखर, कवि शेखर। अमीर खुसरो के बारे में कुछ लिखना नहीं है, बस इतना लिख सकते हैं हिंदी भाषा में खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग, खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग, क्योंकि उर्दू में इन्होंने ज्यादातर रचनाएं लिखी। हिंदी बोली का प्रयोग, बोली का प्रयोग, क्योंकि इतिहास में मैं इनकी रचनाएं आपको बता चुका हूँ। खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग, या बोल दे आपका गजलों का प्रयोग, गजल। हिंदी में गजल का प्रयोग किसने शुरू किया? अमीर खुसरो ने। पहेलियों का प्रयोग, पहेलियों का प्रयोग किसने शुरू किया? अमीर खुसरो ने। खजाइन उल फतूह से लेकर के तुगलकनामा से लेकर के, ठीक है, आशिका उल अनवर से लेकर के सब रचनाएं मैंने आपको इतिहास में बताई है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब आप ये कह सकते हैं कि भैया एक बिगड़ा हुआ रूप इन्होंने लिखा, मूल नियमों से हट करके इन्होंने कुछ लिखा। कोई दिक्कत? बोलेंगे भैया
जी भैया, गुमनाम एकदम ठीक लिख रहे हैं साथी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? आगे आते हैं। बोले बहुत बढ़िया सर, आपने पृथ्वीराज रासु को प्रथम महाकाव्य नहीं लिखा। भाई अभी बोला क्लास के शुरुआत में ही, प्रथम कवि चंद्रवरदाई, प्रथम महाकाव्य आपका किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासु को। आज की ही कक्षा में शुरुआत में बोला। वेरी गुड। आगे चलेंगे जी साथी, आगे चलते हैं। क्या बोलोगे? अब हम पढ़ते हैं कि आपका आपका जब हमने बात करी है तो हो गया आपका आदिकाल। आदिकाल का एक छोटा सा हमने जाना। आदिकाल के बाद में साथी जो विभाजन आया आपका मध्यकाल में, तो मध्यकाल में सबसे पहले हमने किसको रखा? भक्ति काल को। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे साथी? फिर आपका मध्यकाल के भाग भक्ति काल को। किसको? भक्ति काल को। याद रखें, नोट बना के लिखिए, भक्ति काल। मतलब जो भक्त लोग थे, जो संत लोग थे, संत लोगों की जो रचनाएं हैं वो भक्ति काल में आएंगी। समय बताइए भाई, भक्ति काल का समय मैंने कितना बताया था? क्या बोलेंगे? समय बताएंगे। एक लिखो, पहली बात, भक्ति काल को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल कहा जाता है भक्ति काल को। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसने कहा था साथी? अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा था आपका? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगली बात आए साथी, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण सुधार काल, क्या नाम दिया? लोक जागरण, लोक जागरण, लोक जागरण काल, लोक जागरण काल कहा है। किसने कहा है साथी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, भक्ति काल की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी दो शाखाएं हैं साथी आपका? पहली शाखा है आपकी निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा, जिसको हम ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। याद रख लेना, इसका नामकरण रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। दोनों के ही इन्होंने किया वैसे। इसका नामकरण शुक्ल, शुक्ल लिखे हम कहीं भी तो रामचंद्र शुक्ल समझ लेना। इसका नामकरण किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया। ठीक है, और दूसरी शाखा कौन सी होगी? सगुण भरत, सगुण, निर्गुण शाखा हो गई साथी, और दूसरी कौन सी होगी? सगुण शाखा। ठीक है, ये दो हम लोगों को पढ़नी है। भक्ति काल की दो शाखाओं में सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा जिसको हम ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। शुरू करें। निर्गुण शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा, इसको किसने शुरू किया? निर्गुण शाखा का मतलब है, देखो, निर्गुण शाखा का मतलब था ये जो लोग थे इनका ईश्वर में बहुत ध्यान नहीं था। ठीक है, ईश्वर से एकदम जुड़े। जैसे भक्ति शाखा आएगी तो सगुण में आप देखोगे साथी बहुत सारे लोग जैसे रचनाएं करेंगे, भगवान कृष्ण से संबंधित रचनाएं होंगी, भगवान राम से संबंधित होंगी। तो ये क्या है? ये लोग क्या है? उस विचारधारा से अलग हटके और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लेखक हो गए। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लेखक हो गए तो क्या बोलने लगे? अपना मार्ग इन्होंने खोजने का प्रयास किया। और अगर हम बात करते हैं निर्गुण शाखा के जो प्रवर्तक हैं साथी, निर्गुण शाखा के जो प्रवर्तक हैं किसको माना जाता है? क्या बोलेंगे? निर्गुण शाखा के प्रवर्तक। अब यहाँ पर दिक्कत है, निर्गुण शाखा के प्रवर्तक, दिक्कत क्या है अभी समझेंगे। शाखा के प्रवर्तक कबीरदास है। कौन है जी? कबीरदास। कबीरदास, निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास है। किसके अनुसार? ये भी दो व्यक्तियों के अनुसार है साथी। दो व्यक्ति कौन कौन आपका? वही आपका एक तो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। ठीक है, देखो कबीरदास जी की बात समझो। कबीरदास जी को कभी आपने सुना, उनके जीवन के बारे में कभी कुछ जाना हो तो उम्मीद करूंगा आप जाने। अब से पहले क्या था साथी? अगर देखें कोई नया मार्ग खोजा गया, नए मार्ग खोजने की क्या परंपरा थी? जैसे आम जनमानस से समझ के बाहर की बात की गई पहले के संत लोगों के द्वारा, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता था। साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता था, इस बात का क्या मतलब है जी? जैसे हम बोले अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, तो वहां की भाषा ऐसा आम जनमानस के लिए समझ से बाहर है। या आप में से ही मैं पूछूं तो शायद इक्का दुक्का ही जानता होगा अद्वैतवाद। अगर हम बात करें क्या है कैसे, उस पर चर्चा करें, नहीं। आप कहोगे हाँ भैया, जो नहीं जानते होंगे
तो उनके लिए क्या हुआ, ये जटिल हुआ, बड़ी कठिन बात हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, जो अगर हम बात करें सनातन से अलग की, हिंदू से अलग की, जैसे बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने शुरू किया, तो महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, वह एक राजा के बेटे थे, तो घर छोड़ के उन्होंने उपदेश दिया लोगों को। उपदेश दिया तो पाली भाषा में दिया, तो उनके उपदेश लोगों को समझ में आए होंगे, तभी तो लोग उनके फॉलोअर्स बने। ऐसे ही महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे देश में किया, तभी तो लोग फॉलोअर बने, तो अगर लोगों को उनके उपदेश समझ में आए होंगे। तो किसी का अनुयायी बनने का मतलब क्या है, उसका उपदेश समझ में आ जाना, चाहे कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। आतंकवादियों के भी फॉलोअर होते हैं, तो वो क्या है कि उस बात को वो उनके अनुयायी हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें सही लगती है, सही मार्ग लगता है। वो किसी का भी चुनाव हो सकता है। अच्छा, अब बात क्या है कि कबीरदास को आप जानेंगे तो कबीरदास क्या है, सबसे पहली बार तहलका हुआ एक साधारण घर से, एक आदमी निकला। जैसे मान के चलो कबीरदास जी तो एक साधारण घर से थे, उन्होंने लोगों से कह दिया, उन्होंने लोगों से कह दिया कि भाई ऐसे मान के चलो, ऐसे बोल दे किसी से कोई कि कुछ नहीं रखा धन में, कबीरदास जैसे आदमी कुछ नहीं रखा धन में, तो क्या बोलेंगे सब लोग, कबीरदास तुम्हारे पास धन है, तुमने धन को देखा। और वहीं पर महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि कुछ नहीं रखा धन में, तो सब कहेंगे हाँ इनके पास धन था, ये धन की कीमत जानते हैं और इन्होंने धन को छोड़ दिया, तो इसीलिए वहां फॉलोअर्स ज्यादा हो जाते हैं। और कबीरदास जी क्या बोलते हैं, कबीरदास जी के फॉलोअर्स कम रह जाते हैं, उनका अनुयायी कम है, पढ़ा बहुत जाता है, तो वो क्या सीधे सीधे स्पष्ट बात करने वाले आदमी थे, एकदम से स्पष्ट। और इतनी स्पष्ट बात करते थे कि इनके यहाँ भाई जमावड़ा रहता था, किसी से इन्होंने कभी कुछ लिया नहीं, हमेशा जो ये स्वेटर बुनने का काम करते उसी को बुनते रहते बाजार में। और जो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि इनकी हो गई, लोगों ने कहा तुम ये काम क्यों नहीं छोड़ दो, तो उन्होंने कहा मुझे इस काम को करने में सुख मिलता है, मेरा ये काम है। ऐसा नहीं था कि इस काम के जरिए मैंने कुछ पाया है, या मैंने कहते कि उन्होंने आपका परमात्मा से उनका मेल हुआ, तो वो कहते कि मेरा इसी जर्नी से मेल हुआ है। और उनके पास साथ ही आपका सैकड़ों लोग जाते उनसे मिलने को, उनकी पत्नी तक परेशान रहती, पत्नी तक परेशान रहती कि घर में कुछ रहता नहीं, लोग आ जाते और ये सबको खाना खाने के लिए कह देते हैं। एक दिन तो उनका लड़का झगड़ पड़ा जाके आपका कबीरदास से, उसने कहा जा करके कि भाई तुम ये क्या करते हो, रोज रोज बुलाते हो, तो उन्होंने पूछा सॉल्यूशन क्या है, फिर लोग तो आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है तो मेरे साथ चोरी करने चलो, पैसे तो है नहीं। उन्होंने बोला ठीक है, ये तो अच्छा सॉल्यूशन है, चोरी करने चल देते हैं। अपने लड़के के साथ में उनके लड़के ने चोरी कर ली कहीं जाके मकान में, बड़ी चर्चित कहानी है दुनिया में, बहुत लोगों के द्वारा सुनाई गई है। उन्होंने कहीं जाके मकान में चोरी कर ली, उनके लड़के ने दीवार फोड़ के एक बोरी निकाल ली गेहूं की, और जब बोरी निकाल ली तो उसको खींच रहे थे बोरी को घर से बाहर चुराने के लिए। उसके लड़के ने सोचा यार ये चोरी कैसे करवा रहे मेरे साथ। उन्होंने बोला तुम सच में मेरे साथ दे रहे हो इसमें चोरी में। उन्होंने बोला हाँ इसमें क्या दिक्कत है, लोगों के लिए खाना बन रहा है, उसके लिए व्यवस्था होनी है। लेकिन उन्होंने बोले कि एक बार एक काम कर दो, जोर जोर से आवाज़ लगा दो, और खुद आवाज़ लगा दी और उन घर वालों को बुला लिया सारों को, और बता दिया कि हम तुम्हारे यहाँ से अनाज चुरा के ले जा रहे हैं। तो मतलब वो सीधी प्रवृत्ति के एक व्यक्ति थे। जैसे आपका संत रविदास, अगर हम पहले इनकी बात कर लेते हैं, कबीरदास जी की बात करते हैं, क्या बोलेंगे, कबीरदास जी। इनके गुरु बताए साथी कौन है, कबीरदास जी के गुरु, नोट बना के लिखना, कबीरदास के गुरु, कबीरदास के गुरु कितने साथी बता पाएंगे। कबीरदास जी के जो गुरु थे वो कौन है, तो क्या बोलेंगे भैया, इनके गुरु थे आपका रामानंद, रामानंद, ठीक है, रामानंद। अगली बात मैं करूं, जन्म हुआ इनका 1398 में, 1398 काशी में, कहाँ पर, काशी। और साथ ही इनकी मृत्यु मानी जाती है कब, आपकी मृत्यु मानी जाती है 1518 मगहर में, कहाँ पर, मगहर स्थल इनका माना जाता है, प्रमुख है, ठीक है। जैसे आपका इसमें अगर कबीरदास जी की बात करें, अन्य आपका कबीरदास जी की रचनाएं बताएं, इनकी रचनाओं की बात आती है, रचनाएं इनकी, रचनाएं हैं साथ ही इनकी साखी, साखी, सबद, और आपका रमैनी। रमैनी का अर्थ है रामायण, रामायण, शब्द का अर्थ है शब्द, और साखी का मतलब साक्षी, रमे। दरअसल में याद रख लेना, क्या बोलेंगे, जो साखी की रचना हुई वो हुई है साथी आपका खड़ी बोली में, खड़ी बोली, क्योंकि बेचारे उतने पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो दिमाग पे मैल भी नहीं है ज़्यादा। आप तुम सोचोगे भैया पढ़े लिखे लोगों के क्या मैल हो जाता है दिमाग पे। देखो कई बार ऐसा होता है कि जो ज़्यादा बुद्धि लगाने वाला आदमी होता है उसको समझाना थोड़ा कठिन होता है, जो फ्रेश माइंड है एकदम से उसको आराम से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बहुत सारे साथियों ने लिखा रामानंद एकदम से ठीक है। शब्द की अगर साथी हम बात करें, शब्द की रचना जो हुई इसमें मतलब बोले ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ मथुरा वाले क्षेत्र का, और पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का प्रयोग हुआ शब्द में। रमैनी के साथ ही अगर बात करें पूर्वी हिंदी के साथ में ब्रजभाषा, इसमें भी प्रयोग हुई, ब्रजभाषा और पूर्वी हिंदी। और याद रख लेना इन तीनों का संकलन जो है, साखी शब्द रमैनी, साक्षी शब्द और रामायण, शब्द रमैनी का संकलन, रमैनी का संकलन, संकलन इनके शिष्य, इनके मतलब इनकी बात चल रही है कबीरदास जी की, इनके शिष्य धर्मदास ने, इनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में, 1464 में बीजक नाम से लिखा, बीजक नाम से लिखा, मतलब वो तो जानते ही नहीं लिखना पढ़ना,
वो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? कबीर ने जो कुछ भी बोला, उनकी जो भी वाणी थी, उस वाणी को किसने लिखा है? उनके शिष्य धर्मदास ने लिखा। क्या बोलेंगे? उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य धर्मदास ने लिखा साखी शबद रमैनी, और एक इकट्ठा एक संग्रह बनाया जिसका नाम क्या है साथी? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं भैया? रविदास और रैदास एक ही बात है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे जी? दूसरे साथी इसमें हुए आपके कौन? दूसरे हुए इसमें संत रविदास, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? संत रैदास के नाम। अच्छा मुझे बताओ, संत रैदास की हम बात करें तो 1388 से लेकर के ये भी कहाँ पर सेम वर्ष माना जाता है? इनका भी 1518। 1518 संत रैदास कहते हैं इन्हीं के समकालीन थे। इनके साथी गुरु कौन थे? इनके साथी गुरु कौन थे आपका? इनके भी गुरु कौन है? रामानंद। लेकिन ये किसके गुरु हैं? ये हैं मीराबाई के गुरु। संत रैदास मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रचलित हुए रचनाएं तो नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब क्या है मन चंगा तो कठौती में गंगा? तो यहां पर साथी क्या बात की गई? बोले कि बहुत सारे लोग क्या हैं जो अवसर नहीं पा पा रहे हैं, मान के चलो। जैसे किसी ने देखा कि यार किसी ने यज्ञ करवाया, अमीर आदमी थे, बड़ा आयोजन कराया, तो सोचे भगवान की कृपा इन पर ज्यादा होगी। अगर यज्ञ आदि से आपका कृपा बनती तो उनके अनुसार उन पर कृपा ज्यादा हो जाएगी। फिर तो जो गरीब व्यक्ति है जो यज्ञ आदि का आयोजन नहीं करवा सकता, तो उस पर तो भगवान की कृपा थोड़ी कम होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं था, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, और वो लगभग आम जनमानस के लिए, कि आपको कहीं कोई धार्मिक स्थलों आदि के लिए या कहीं के लिए कोई दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कह दिया मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि वो एक काम करते थे, मौची का काम करते थे। तो उन्होंने कह दिया अगर आपका मन पवित्र है तो फिर सारे धाम यही हैं, ठीक है, सारे धार्मिक स्थल यही हैं, आपका मन ठीक होना चाहिए, ठीक है। संत रैदास, एक इनकी रचना बड़ी प्रसिद्ध है, एक और, अब कैसे छूटे राम, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। बोले अब छूट ही नहीं सकता, राम नाम, राम नाम रट लागी। किसकी है साथी? ये भी आपका क्या बोलोगे? संत रैदास, गलती नहीं करनी। तीसरे इसमें आते हैं साथी आपका कौन? गुरु नानक। गुरु नानक, गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन बताएंगे? चौथे इसमें आते हैं साथी आपका दादू दयाल। दादू दयाल, गुरु नानक की जी की रचनाएं बताएंगे एक बार। सर जी ये नोट्स एसएससी सीजीएल में चल जाएंगे, विवेक विश्वकर्मा जी। जी भाई, एसएससी सीजीएल में जब आपका 5वीं स्टेज का पेपर होगा तब ये चलेगा, उसमें हिंदी साहित्य पूछ लेता है आपसे 5वीं स्टेज में। और नौकरी की जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन भी पहले दिन साहित्य प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वहाँ ये नोट्स तो, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, इसके बिना कैसे काम चल जाएगा? बच्चा किसी भी परीक्षा की तैयारी करो तो पहले सिलेबस जान लो उसका, प्लीज। मेरे भाई आ गए, कोई दिक्कत? तो कौन कौन सी रचनाएं हैं साथी बताएंगे इनकी? जपू जी, जपू जी और नसीहतनामा रचना। नसीहतनामा रचना किसने लिखी है? नसीहतनामा। अशीबदार पूछी जाती है आपसे बहुत, क्या बोलेंगे आपका? बहुत पूछी जाती है भैया आपका, कौन सी रचना? अस्तिबार, अस्तिबार रचना, रचना के लेखक हैं। किस संप्रदाय से थे? तो आप कहेंगे भैया ये सिख संप्रदाय से। तो साथ ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है, कहीं ब्लॉक बना के लिखना कहीं किनारे पर। जो कबीर संप्रदाय कहा जाता है उसके प्रवर्तक कौन है? कबीर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो कबीर ही है, कबीरदास ही है, कबीरदास। ऐसे ही आपसे पूछे सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सिख संप्रदाय के, तो क्या कहेंगे? सिख संप्रदाय के भैया गुरु नानक जी को कहेंगे हम। कौन है? गुरु नानक जी को कहेंगे हम। और आपका एक संप्रदाय आता है उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय पंजाब उड़ीसा की तरफ और दक्षिण के भी कई भागों में प्रचलित। इसके थे साथी आपका श्रीचंद, क्या बोलेंगे? श्रीचंद इसके प्रमुख थे। सत्यनामी संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं साथी, सत्यनामी एक संप्रदाय है, उसके जो प्रमुख है वो हैं आपके जगजीवन दास। जगजीवन याद रख लीजिए, नाम काफी होगा, जगजीवन दास हो गया। और सत्यनामी के साथ में एक याद रख लेना, निरंजनी संप्रदाय। ये मतलब छोटे 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 एक आपका साथी क्या थे? भक्ति काल के समय पर हुए, जो अपने मतों को और अपनी रचनाओं को चला रहे थे। हरि प्रसाद निरंजनी है, हरि प्रसाद निरंजनी, ठीक है, हरि प्रसाद निरंजनी। तो सबके क्या अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे ये आपका साथी, तो इनको लिखेंगे एक। हाँ यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? कबीर संप्रदाय, कबीरदास जी का, कोई दिक्कत? बोलेंगे बहुत बढ़िया, नाथ बराबर गोरखनाथ, वेरी गुड वेरी गुड, कोई परेशानी? आदि सिसोदिया जी बहुत अच्छा लिखा है। पंजाब का जो आदि ग्रंथ है उसमें संत रैदास के भी 40 पद शामिल हैं, बहुत अच्छा लिखा आपने, कोई दिक्कत जी? सर कबीरदास जी को भाषा, हाँ ये बातें तो रहेगी, इनको भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। देखो कबीरदास जी के बारे में एक बात याद रख लेना, कबीर संप्रदाय पर यहाँ पर देखना। तो कबीर संप्रदाय के बारे में हम याद रखेंगे, कबीर की जो भाषा है, नोट बना के लिखना यहाँ पर,
कबीर की जो भाषा है, कबीर की भाषा कौन सी है साथी? कबीर की भाषा, कबीर की भाषा है साथी आपका किस किस के अनुसार? एक तो पंचमेल खिचड़ी, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, क्या बोलेंगे? पंचमेल खिचड़ी भैया श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर के अनुसार, श्याम सुंदर दास के अनुसार, अनुसार। दूसरा साथी क्या बोलोगे? उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा है? सधुकड़ी भाषा किसने कहा है? तो सधुकड़ी भाषा किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। क्या बोलोगे? शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार। और एक प्रश्न पूछा जाता साथी, वाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा? वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर कबीरदास को कहा जाता है, कबीरदास को हजारी प्रसाद ने कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ये बातें आपको पता होनी साथी चाहिए, ठीक है? कोई परेशानी? आगे राज सिंह यादव जी, बहुत शानदार लिखा आपने। तो दादू दयाल हो गए भैया, दादू दयाल ये भी क्या एक संत व्यक्ति, आगे आएंगे। अब आते हैं हम अगली शाखा, और अगली शाखा कौन सी है साथी हमारी? निर्गुण जो धारा है, यानी कि निर्गुण जो धारा हम पढ़ रहे हैं, इसमें सूफी विचारधारा के जितने भी लेखक हुए, निर्गुण शाखा में कौन सी शाखा? जो सूफी शाखा है। और सूफी शाखा किस धर्म से जुड़ी हुई है? सूफी शाखा किस धर्म से जुड़ी हुई है बताएंगे? तो जितने भी भारत में साथी आपका, मतलब भारत का ही साहित्य था, भारत के ही साहित्य को लिखा, भारत की ही हिंदी में लिखा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या मेल कर दिया? उर्दू फारसी, अरबी फारसी का मेल कर दिया उसमें। जैसे सूफी शाखा क्या बोलते हैं? ये इस्लाम की एक शाखा है जो इस्लामिक लेखक हैं। और इस्लामिक लेखक एक तो मानते हैं अपने अनुसार सरा साहित्य, सरा मतलब जो हिंदू लेखकों ने लिखा, और एक मानते हैं वो साथी क्या? बेसरा साहित्य, बेशरा। बेशरा का मतलब क्या होता है? इसी में आता है आपका सूफी साहित्य, बेसरा को ही बोलते हैं सूफी साहित्य, ठीक है, सरा और बेशरा। तो जो निर्गुण शाखा यानी सूफी शाखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका बेशरा शाखा भी बोलते हैं। कौन सी? बेशरा शाखा भी कहते हैं। किसके अनुसार? इस्लामिक लेखकों के अनुसार बेशरा शाखा। तो जितने इस्लामिक लेखक हुए आपका, सूफीज्म जानते हैं सूफीज्म की स्थापना क्यों हुई थी? मैंने इतिहास में आपको बताया था, शिया सुन्नी के मतभेदों को खत्म करने के लिए सूफीज्म की स्थापना हुई, ठीक है। आगे, हिंदुस्तान में सूफी शाखा के प्रवर्तक, भारत लिख लीजिए, भारत में सूफी शाखा के प्रवर्तक, सूफी शाखा के प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में जब आक्रमण किया, गोरी का आक्रमण हुआ, तो उस समय आकर के बस गए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे तो क्या बोलेंगे? भारत में सूफी शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, और इसी शाखा में जो अन्य रचनाएं हुई, क्या बोलोगे? दूसरी बात लिखें, इस शाखा के, इस शाखा यानी सूफी शाखा, इस शाखा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? पहली रचना, पहली रचना असाइत्त की, असाइत्त की हंसावली को माना जाता है, हंसावली को माना जाता है। किसको माना जाएगा साथी? असाइत्त की हंसावली को। यानी असाइत्त कौन है साथी? लेखक है एक। असाइत्त कौन है? लेखक है एक। और हंसावली साथी कौन है? उसकी रचना है। असाइत्त की हंसावली, असाइत्त की हंसावली, ठीक है। जैसे अन्य रचनाएं मानी जाती हैं, मुल्ला दाऊद, आपका जेल वार्डर के पेपर में बहुत पूछी गई थी यूपी में। मुल्ला दाऊद, इधर लेखक रख लेना साथी, और इधर रचना, सूफी शाखा की, बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। मुल्ला दाऊद की कौन सी है? चंदायन, चंदायन, जिसको लोर कहा या लोर कथा दोनों नामों से जाना जाता है। लोर कहा या लोर कथा दोनों के नाम से जाना जाता है, मुल्ला दाऊद की। शेख नबी की ज्ञानदीप, शेख नबी कौन सी रचना है साथी इनकी? ज्ञानदीप रचना है। शेख नबी, गलती नहीं करनी है। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, सारे दोस्त जानते होंगे क्या? पद्मावत, जो 1540 में लिखी गई। पद्मावत कब लिखी गई थी? 1540 ईस्वी, बहुत पूछा जाता है। पद्मावत है साथी आपका, कन्हावत है, कन्हावत, अखरावट है, अखरावट, और आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, ये किसकी रचना है? आखिरी कलाम, तो हम कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है।
देखो यहाँ पर अगर पद्मावत का वर्ष जिस तरह से महत्वपूर्ण है तो कई बार हंसावली का वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो हंसावली को अगर पहली रचना माना जाता है तो ये 1370 एडी में लिखी गई है, 1370 ईस्वी में लिखी गई है। साथ ही आपका मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत आप जानते ही होंगे, किस किस की कहानी है पद्मावत, क्या बोलेंगे? महारानी पद्मिनी, उनके पति रतन सेन और आपका मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार तीसरा कैरेक्टर कौन है इसमें? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे कोई दिक्कत? भैया दादू दयाल, कोई रचना नहीं पढ़नी दादू दयाल की भाई, जिसकी लिख रहे हैं उनकी पढ़िए। नूर मोहम्मद इंद्रावती, नूर मोहम्मद की, नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती, बहुत पूछी जाती हैं तभी। इंद्रावती है आपका, और कुतुबन की, और चर्चित लेखक हैं कुतुबन की। साथी जो रचना का नाम है वो है मृगावती, मृगावती। और रामचंद्र शुक्ल तो मृगावती को पहली रचना मानते हैं, फिर जो आपका मृगावती है वो पहली रचना है। कासिम साहा, और इस्लामिक लेखक हैं सारे, हिंदी की रचनाओं को लिख रहे हैं। हंस जवाहिर, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हंस जवाहिर किसकी रचना है? ठीक है। ईश्वर दास, मुस्लिम लेखक हैं ये भी। ईश्वर दास, क्या बोलोगे? सत्यवती कथा, सत्यवती कथा को लिखा है ईश्वर दास। ईश्वर दास क्या बोलेंगे? सत्यवती कथा। और आपका कासिम साहा। अच्छा, अब जो पुराने छात्रों को मैंने बताया था कि इस सूफी शाखा में एक हिंदू लेखक भी हुए, एकमात्र हिंदू लेखक है, एकमात्र हिंदू लेखक हैं साथी, तो क्या बोलेंगे? मंझन की मधुमालती। कौन साथी बताएगा नाम? मंझन एक लेखक हुए जिनकी रचना का नाम क्या है? मधुमालती, मधुमालती साथी। एक आपका जटमल, जटमल की रचना कौन सी है साथी? आपका प्रेम विलास और आपका प्रेमलता, प्रेम विलास और आपका प्रेमलता, प्रेमलता। ठीक है। और एक है आपके, अब आएंगे नरपति व्यास। नरपति व्यास की रचना में पुराने साथियों से जानना चाहूंगा, नरपति व्यास की रचना कौन सी है? तो नरपति व्यास के बारे में एक तो ये बात याद रख लेनी है आप लोगों को कि ये इस परंपरा में एकमात्र हिंदू लेखक हैं जिसको स्थान दिया गया है, एकमात्र हिंदू लेखक हैं साथी। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पंजाब का सूरदास, पंजाब का सूरदास इनको कहा जाता है। ठीक है। रचना कौन सी है साथी बताएंगे? बहुत बढ़िया, आकाश प्रजापति जी ने उत्तर दिया है, नल दमयंती। आदि सिसोदिया जी, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? नल दमयंती, नल दमयंती। और इसी के समय एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट हुई, कौन सी? आपकी चित्रावली। चित्रावली को किसने लिखा इसके समय पर ही? उस्मान ने। उस्मान ने किसको लिखा साथी? आपका चित्रावली को। नरपति व्यास की जब रचना हुई तभी उस्मान की रचना चित्रावली। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये आपका सूफी शाखा है जिससे रचनाएं लगातार पूछी जाती है हिंदी भाषा में। कौन कौन सी रचनाएं मैंने आपको बताई? असाइत, हंसावली से लेकर के साथी, कहाँ से? असाइत किसके लेखक हैं? क्या बोलोगे भैया? असाइत की रचना कौन सी? हंसावली। मुल्ला दाऊद की चंदायन। शेख नबी की कौन सी रचना मैंने आपको बताई? ज्ञानदीप रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी के साथी आपका पद्मावत, कन्हावत आपका आखिरी कलाम, और साथ में अखरावत। ठीक है। नूर मोहम्मद की साथी मैंने आपको बताई इंद्रावती। ठीक है। कुतुबन की मृगावती, कासिम साहा की हंस जवाहिर आपका, और ईश्वरदास नागर की सत्यवती कथा, मंझन की मधुमालती मैंने आपको बताई, जटमल की साथी मैंने बताई प्रेम विलास और प्रेमलता आपको। ठीक है। उस्मान की चित्रावली, और जटमल की आपका, सॉरी जटमल मैंने बोल दिया, आपका नरपति व्यास की नल दमयंती नाटक लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले, बहुत शानदार। सर परीक्षा के दौरान घबराहट होती है, अभी भी आप घबराहट तो होगी ही जब कमेंट्स लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं बैठ के तो। भैया जी कभी कभी न्यू स्टूडेंट्स से भी पूछ लिया करो। नए स्टूडेंट्स को कैसे पता? आपसे बाद में पूछेंगे, जब आप पढ़ लेंगे तभी तो पूछेंगे तुमसे। और अगर पढ़ लिया जान लिया तो आप भी पुराने ही हो चुके हैं, तो जानते ही नहीं होंगे तो क्या बताएंगे दोस्त, है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? आगे आएगी। फिर हम शुरू करेंगे आपका सगुण शाखा को, सगुण धारा को। अच्छा मुझे एक बार बताओ कि आपकी 9 बजे कोई कक्षा होती है? सगुण धारा, सगुण धारा, ये साथी हम कल शुरू करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में? जो हमारे द्वैत दर्शन, द्वैत अद्वैत, यहाँ से बोलेंगे। ये अमरीश यादव जी पढ़नी नहीं है साथी कोई रचना, बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जयमल नहीं है भाई, जटमल है, पिता किशोर। ठीक है, बोले एक बार जल्दी फटाफट से। नो 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 नो, रोज पढ़ते हैं ना, रोज चीज़ों को रिवाइज करते हैं ना? नो सर, नो सर, ज़्यादातर बच्चों का आ रहा है 9 बजे कोई क्लास नहीं। अब किसी और सेगमेंट के बच्चे होंगे, बहुत बढ़िया। क्योंकि ऐसा होगा कि शायद ऐसा एक हो जाएगा हमारा काम यार, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। देखेंगे, मैं सोच रहा था इसको, सारे साथी लिख रहे हैं 9 बजे कोई क्लास नहीं होती, 9 बजे खाली है। ओके, फिर तो ठीक है यार, फिर तो हम इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं होगी, 5-7 कक्षाएं और होंगी हमारी, 5-7 में मतलब लालच मत करना, 8 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। तो 1-1 घंटे 8 घंटे लगभग और साहित्य होगा, और जरूरत ही नहीं है, ऐसे करते हैं जिस दिन जरूरत रहेगी तो बता के बढ़ाएंगे। ठीक है, एक आध क्लास में बढ़ाया अभी तो, कोई एक सेगमेंट हुआ आपका जैसे पुरस्कार वाला बड़ा हो सकता है, उसको तो प्रिंटेड फॉर्मेट में पढ़ेंगे, वहाँ कुछ याद करने का प्रयास करें। ओके, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत। बस थोड़ा थोड़ा जो पढ़ाऊँ वो पढ़ते रहिए साथी, और आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और साथ ही आज हम हिंदी साहित्य की 8वीं कक्षा पर पहुंच चुके हैं, इसी एक उम्मीद के साथ में कि आपकी पिछली कक्षाएं तैयार होंगी। आप जानते हैं कल एप्लीकेशन के इशू के चलते आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे साथी। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था भक्तिकाल और उसके प्रमुख कवियों को, और आज हम शुरू कर रहे हैं किसको, रीतिकाल। ठीक है, नोट करें, रीतिकाल। रीतिकाल, रीतिकाल के कितने भाग मैंने आपको बताए थे साथी, बताएंगे मुख्यतः किन विचारधाराओं में इसको बांटा जाता है, या लेखन के अनुसार या कवियों के अनुसार कितने भागों में बांटते हैं। 3 भागों की हमने बात की थी, तीनों को समझेंगे। एक तो मैंने बताया रीतिबद्ध कवि, एक होता है आपका रीति सिद्ध कवि, और एक है साथी आपके रीति मुक्त कवि। देखो रीतिबद्ध जो थे, जो पुरानी काव्य की परिपाटी चली आ रही थी, जो पुरानी मर्यादाएं चली आ रही थी काव्य की, उन काव्य में बंध के जिसने खुद को, या मान के चले उन काव्य की जो परिपाटियां थी उनमें बांध करके स्वयं को जो रचनाएं की गई, उनको हम बोलते हैं रीतिबद्ध, यानी बधे हुए। एक आता रीति सिद्ध, जो उस परिपाटी से थोड़े से हटे, और रीति मुक्त मतलब जिन्होंने मर्यादाओं को लांघ दिया, यानी उनके लिए कोई अर्थ न रहा किसी प्रकार की परिपाटी का, उन्होंने सारी परिपाटियों के पार होकर के, सारी मर्यादाओं के पार होकर के रचनाएं लिखी। ठीक है, तो रीति काल को हम 3 तरह से बांटते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका, जिसमें से 2 तो मुख्य हैं, वैसे तो 3 हैं। एक तो है रीतिबद्ध, रीतिबद्ध यानी जो रीतियों में बंधे हुए लोग थे, और एक थे रीति मुक्त। रीति सिद्ध इनके बीच की कड़ी है। क्या बोलेंगे, रीति मुक्त, या जिसको हम स्वच्छंद धारा भी कहते हैं। स्वच्छंद धारा, स्वच्छंद धारा किसकी, रीतिकाल की। ठीक है, अब आते हैं रीतिकाल के नामकरण पर। रीतिकाल के नाम किस किसने रखे, ये लिखना। लिखना, रीतिकाल को, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। किसने कहा है भैया अलंकृत काल, क्या बोलेंगे, मिस्र बंधुओं ने। क्या मैं आपसे जान सकता हूं मिस्र बंधु में 3 भाई कौन कौन है, वो 3 भाइयों के नाम मैं जान सकता हूं कि आप लोगों से। रीतिकाल को अलंकृत काल, इसको साथ ही रीति काव्य गिरियर्सन के अनुसार कहा गया है। रीति काव्य किसने, डॉक्टर गिरियर्सन के अनुसार, डॉक्टर गिरियर्सन। और रीति काल के अलावा इसको अंधकार काल, ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती इसके बारे में। अंधकार काल इसको कहा है साथी आपका त्रिलोचन ने, त्रिलोचन ने। और साथ ही आपका एक चौथा नाम इसके लिए आता है श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल इसको कहा है किसने, आपका विश्वनाथ मिश्र ने। क्या कहोगे, विश्वनाथ मिश्र ने कहा है, या हम कहें विश्वनाथ मिश्र ने क्या कहा है, इसको आपका श्रृंगार काल कहा है। ये क्या है साथी, आपके रीतिकाल के अन्य नाम है। अलंकृत काल, या रीति काव्य बोले, या अंधकार काल बोले आपसे, या फिर साथी आपसे बोले क्या, श्रृंगार काल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे जी बहुत बढ़िया गुरुजी आज 7वीं क्लास है 8वीं लिख गया है, हो सकता है साथी, ये सच में 7वीं है, 8 लिखा हुआ था इस पे, तो हो सकता है एक नंबर इधर उधर हो गया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है कोई भी। गणेश बिहारी हैं जी, श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं, विशाल मिश्रा जी, आपने एकदम से ठीक उत्तर दिया है, बहुत शानदार। ठीक है, अब है बहुत शानदार दोस्त, थैंक यू। तो रीति काल को अलंकृत काल कहा गया है, ये बात याद रखेंगे। अब आती है बात रीति काल के प्रवर्तक किनको माना गया है। रीति काल के प्रवर्तक, रीति काल के प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब होता है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले। कौन है आपके, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साथी चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं रीतिकाल के प्रवर्तक। ठीक है, और इनकी अगर मैं रचना की बात करता हूँ, चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक तो रामायण रचना इन्होंने की है, रामायण, और एक साथ ही इनकी रचना है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी के लेखक कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी हैं। एक इनकी रचना रस विलास, को बहुत महत्वपूर्ण आप मार्क करके रखना, रस विलास किसकी है, चिंतामणि त्रिपाठी की है, गलती नहीं कर। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी। इसी विचारधारा में साथी आगे आते हैं आपके कौन कौन, भूषण। भूषण एक कवि हुए आपका, भूषण। भूषण की रचनाओं को भी हम रीतिकाल में शामिल करते हैं। भूषण की रचनाएं क्या आप बता सकते हैं, जिनकी रचनाएं जानते हो बताने का प्रयास किया करें। एक तो शिवराज भूषण, क्योंकि 2 राजाओं ने इनको आश्रय दिया था महाकवि भूषण को। एक तो साथी छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, और एक थे राजा छत्रसाल, शिवराज भूषण है।
छत्रसाल दशक है, छत्रसाल दशक, राजा छत्रसाल के यहाँ भी यहाँ रहे तो उनकी रचना इन्होंने लिखी। और शिवाजी के ऊपर इन्होंने लिखी सेवा बावनी। सेवा बावनी रचना किसकी है? तो ये है आपकी भूषण की। भूषण के अतिरिक्त एक नाम और आता है साथी आपका, कौन सा? घनानंद का। अभी मैं एक अतिरिक्त बात और बताऊंगा, अब ये रचनाएं लिखी हैं इनकी। घनानंद की रचनाओं की जब बात आती है साथी तो उनकी रचनाएं आती हैं सुजान सार। क्या बोलोगे? सुजान सार। सुजान सार रचना किसकी है? वो घनानंद की है। और ऐसे ही साथी एक नाम आता है आपका, क्या बोलेंगे? चिंतामणि। तो हो ही गए आपके। हाँ, तो अगर मैं बात करूं देखो तीनों लेखकों की, तो जो चिंतामणि है, चिंतामणि और भूषण, चिंतामणि और भूषण, ये दोनों के दोनों हैं कैसे? ये दोनों के दोनों हैं आपके रीतिबद्ध। इनको कहा जाता है रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि है, ठीक है। लेकिन घनानंद को क्या माना जाता है? रीति मुक्त कवि। और जो घनानंद है, ये प्रमुख नाम है, घनानंद को कहा जाता है रीति मुक्त कवि, यानी रीतियों से मुक्त थे, प्रथाओं से मुक्त कवि एकदम। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा जी, अन्य रचनाओं की बात करें। अन्य रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? जैसे कि भिखारी दास की, भिखारी दास, भिखारी दास की साथी कौन सी रचना आती है आपका? शतरंज सतिका। शतरंज शतिका रचना किसकी है? भिखारी दास की है, शतरंज सतिका। मतीराम की, मतीराम की प्रमुख रचनाओं में से ललित ललाम, बहुत पूछी जाने वाली रचना है ललित ललाम। तीनों रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं बहुत। फूल मंजरी और रसराज, फूल मंजरी और साथी क्या आपका? रसराज। ये किसकी रचनाएं हैं? ये मतीराम की रचनाएं हैं, ठीक है, मतीराम की, मतीराम की। इसके बाद में साथी कुछ रीति सिद्ध कवियों में नाम आता है आपका, जैसे एक नाम आता है आपका बिहारी लाल का। ये मध्य में थे, रीति सिद्ध में इनको रखा गया है। बिहारी लाल कैसे थे? रीति मुक्त और रीतिबद्ध के बीच की कड़ी। इनकी रचनाओं की यदि हम बात करते हैं आपसे तो क्या बोलेंगे? बिहारी लाल की बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई। अब मेरा प्रश्न आएगा, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? क्या बोलेंगे? इन्हीं को हम बोलते हैं ब्रज भाषा के कवि थे। ब्रज भाषा के ये कवि थे, क्योंकि बिहारी सतसई को इन्होंने साथी एकमात्र रचना इनकी मानी जाती है। 719 दोहे थे। कितने? 719 दोहे, ठीक है, कभी गलती नहीं। तो यहाँ पर जो हमने बात की आपसे, ये भी साथी आपके कैसे हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। लेकिन बिहारी लाल कैसे कवि हुए आपके? वो मध्य अर्थात रीति सिद्ध। रीति सिद्ध किसके बीच की कड़ी है? रीतिबद्ध और रीति मुक्त के बीच की कवि है, ठीक है, कोई दिक्कत? चिंतामणि त्रिपाठी हैं, यस पंडित दोस्त, बहुत बढ़िया भैया। भिखारी दास की एक रचना का नाम आपका श्रृंगार निर्णय भी है। समीम अंसारी जी, बहुत शानदार आपने लिखा है, बिल्कुल उनकी एक रचना है साथी, ठीक है। आगे फिर हम आते हैं साथी आपका आधुनिक काल पर। आधुनिक काल, विभाजन याद है? थम्स अप करके एक बार बताएं, जिस तरह से मैंने विभाजन आपको लिखाया था साथी, उम्मीद करूंगा आप सबको पता होगा। आधुनिक काल में सबसे पहले हमने एक काल पढ़ा था, भारतेंदु काल। क्या बोलेंगे? भारतेंदु काल, भारतेंदु काल। लिखेंगे भारतेंदु काल के प्रवर्तक, भारतेंदु काल के प्रवर्तक कौन थे? तो क्या बोलेंगे भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, 35 वर्ष का उनका जीवन है। भारतेंदु, क्या बोलेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, 35 वर्षों का जीवन, रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। 1885। तो भारतेंदु काल का आप मुझे समय बता दीजिए एक बार सारे साथी, याद रखेंगे। भारतेंदु काल को, भारतेंदु काल को हिंदी पुनर्जागरण का या हिंदी का पुनर्जागरण काल कहते हैं। हिंदी का पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल, हिंदी का पुनर्जागरण काल कहते हैं, ठीक है। किसको? भारतेंदु काल को, याद रखेंगे। भारतेंदु का जो उपनाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु का उपनाम रशा। क्या बोलते थे इनको? रशा कहते थे, रशा, रशा। इनके जो गुरु थे साथी, कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अच्छा मुझे एक बार बताओ, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को हमने, ये नाम हमने वर्णमाला में लिया था, ये नाम हमने क्यों लिया था? क्या आप बता सकते हैं मुझे? शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब साथी बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं की। रचना कौन कौन सी है इनकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में नाम आता है प्रेम, प्रेम से जितनी रचनाएं हैं, जैसे प्रेम मालिका है, प्रेम मालिका है आपकी, प्रेम मालिका, ठीक है। बकरी विलाप है इनकी रचना, बकरी विलाप, बहुत पूछी जाने वाली रचना है बकरी विलाप। प्रेम से प्रेम सरोवर है आपकी, प्रेम सरोवर है आपका। प्रेम माधुरी है,
प्रेम माधुरी रचना किसकी है? प्रेम माधुरी, सॉरी, बकरी विलाप और प्रेम माधुरी रचना किसकी है? तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? प्रेम फुलवारी, और फुलवारी से याद आता है क्या? फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा किसकी रचना है? फूलों का गुच्छा किसकी रचना है साथी आपका? ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विजयनी विजय, विजयनी विजय और विजय वैजयंती, विजय वैजयंती किसकी रचना है? ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है। एक आपका काशी, काशी को छोड़िए, एक आप ये लिख लीजिए, वर्षा विनोद किसकी रचना है? वर्षा विनोद, वर्षा विनोद किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आधुनिक काल में हम पढ़ते हैं साथी आपका किसको? अगर हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं आपका साथी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भैया नुक्ता के लिए हम इनको जानते हैं। अभय प्रताप जी, गौरव शर्मा, हर्ष उपाध्याय, आंचल वर्मा, अजय यादव। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? रचना प्रेम मल्लिका, वक्री विलाप आदि रही। अब आते हैं कुछ कवि ऐसे लिखेंगे जो भारतेंदु मंडल के थे, और फिर लिखेंगे जो भारतेंदु मंडल से बाहर के कवि थे। भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन थे? भारतेंदु मंडल के मतलब इस समय के, भारतेंदु मंडल मतलब इनके संगठन के जो कवि थे, तो उनकी रचनाएं वही क्रम बनेगा। जैसे बद्री नारायण चौधरी थे। कौन कौन बताएगा? पुराने छात्र बताएं, बद्री नारायण चौधरी की रचना कौन सी है? बार बार हम लिखते आए हैं। क्या बोलोगे? पहले कवि थे साथी इसमें आपका बद्री नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी। कौन कौन सी रचनाएं आती है उनकी? वर्षा बिंदु, वर्षा बिंदु, वर्षा बिंदु और लालित्य लहरी, वर्षा बिंदु और लालित्य लहरी, बद्री नारायण चौधरी। दूसरा, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, उनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली। ठीक है। भारतेंदु मंडल के कवि प्रेम पुष्पावली। अब प्रेम नाम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, प्रेम उन्हीं की रचना हो, तो बहुत ध्यान से रखना, प्रेम पुष्पावली, और पुष्प का नाम भी आता है, वह प्रेम फुलवारी है और फूलों का गुच्छा है। ठीक है, गएंगे। प्रताप नारायण मिश्र हो गए। तीसरे थे आपके डॉक्टर जगमोहन सिंह, डॉक्टर डॉक्टर जगमोहन सिंह, डॉक्टर जगमोहन सिंह जी की कौन सी रचनाएं हैं? इनकी रचनाओं में नाम आता है हो होरी, हो होरी रचना किसकी है? डॉक्टर जगमोहन सिंह। देवयानी रचना किसकी है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, देवयानी। और इनको जाना जाता है साथी ऋतु संहार, ऋतु संहार और मेघदूत के, मेघदूत किसके ग्रंथ हैं ये दोनों? मेघदूत का ब्रज भाषा में जो ट्रांसलेशन है, ब्रज भाषा अच्छा मथुरा क्षेत्र की जो भाषा है, ब्रज भाषा में अनुवाद के लिए इनको जाना जाता है, ब्रज भाषा में अनुवाद। ठीक है, तो क्या कहेंगे जी? ये भैया आपका भारतेंदु मंडल के कवि हैं। चौथे इसमें नाम आता है अंबिका दत्त का, अंबिका दत्त, सॉरी मैंने हो होरी डॉक्टर जगमोहन सिंह जी की बताई, अंबिका दत्त की है हो होरी। किसकी है? अंबिका, अंबिका दत्त। ये चर्चित रचना रही भारतेंदु मंडल में। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास की रचना है साथी हो होरी, हो होरी। मेक ए करेक्शन, यहाँ गलत लिख रहे थे, डॉक्टर जगमोहन सिंह नहीं, अंबिका दत्त व्यास की, अंबिका दत्त व्यास की। ठीक है। सौरभ कुमार जी, भैया कल के एग्जाम में साहित्य से सभी प्रश्न करके, कल के एग्जाम, कल कौन सा एग्जाम था? अच्छा, रेडियो ऑपरेटर का प्रश्न हुआ होगा। ठीक है सौरभ कुमार जी, बहुत अच्छी बात है साथी, आप करके आएंगे, आपकी मेहनत है। क्या बोलोगे? अंबिका दत्त व्यास हो होरी, हो होरी। इनकी रचना जगमोहन सिंह जी की नहीं, जगमोहन सिंह जी को देवयानी, ऋतु संहार के, इसके लिए हम जानेंगे मेघदूत भाषा में ब्रज अनुवाद के लिए। ठीक है। फिर आता है साथी हमारा, क्या यहाँ पर रखेंगे, एक नाम आता है, अगर हम पढ़ते हो आपका भारतेंदु युग के बाद में जो हम द्विवेदी युग बांटते हैं, तो द्विवेदी युग मुझे बताइए कि कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक है? महाकवि कालिदास जी की रचनाएं हैं। रीता किशोर जी, एकदम ठीक लिखा है, बोलेंगे फटाफट से, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे भैया? अगला जो काल आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं द्विवेदी युग, द्विवेदी युग लिखें, द्विवेदी युग। कब से लेकर के कब तक है द्विवेदी युग? 1900 से लेकर के 1918। ठीक है। और द्विवेदी युग को ही हम क्या बोलते हैं? जैसे पुनर्जागरण काल हमने बोला भारतेंदु काल को, इसको कहा जाता है जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। एक बार तो हिंदी साहित्य कहते हैं कि उसकी प्रगति थोड़ी धीमी पड़ी, तो फिर से जागा तो पुनर्जागरण, लेकिन और ज्यादा सुधार हुए वो द्विवेदी युग में हुए, जिसको जागरण सुधार काल कहा गया। और जागरण सुधार काल किसने कहा है? जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो आप कहेंगे जागरण सुधार काल डॉक्टर नरेंद्र ने कहा है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है,
डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। जागरण सुधार काल इसको, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं तो उसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय युग के दौरान की रचनाएं भी आपसे साथ ही पूछी जाएंगी। और द्वितीय युग के दौरान की पूछे जाने वाली रचनाओं में से सबसे प्रमुख रचना कौन सी आती है? जैसे हम बात करते हैं आपका श्रीधर पाठक की रचनाएं। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक की कौन कौन सी रचनाएं हैं साथी आपका? तो एक आता है गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत रचना किसकी है? श्रीधर पाठक की रचना है, श्रीधर पाठक की, जिसको बोलते हैं खड़ी बोली की पहली कविता। खड़ी बोली, खड़ी बोली की, खड़ी बोली की पहली कविता इसको कहा जाता है। खड़ी बोली की पहली कविता कौन सी है साथी आपका? गुणवंत हेमंत, ठीक है, कविता। कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? ये श्रीधर पाठक की रचना है, श्रीधर पाठक की। वनाष्टक किसकी रचना है? वनाष्टक। भ्रमर गीत किसकी रचना है? भ्रमर गीत। एक और बताया था मैंने, भ्रमर गीत किस काव्य के अंतर्गत लिखे गए? किस काव्य के अंतर्गत? दूसरे आते हैं इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग में। और द्विवेदी युग का नामकरण किन के नाम पर है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की हजारी प्रसाद द्विवेदी? कितने साथी बता सकते हैं इस बात को? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचनाएं गंगा लहरी, गंगा लहरी और आपका काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, इसकी रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तीसरे आते हैं साथी इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि सिर्फ हरिओद पूछ लेगा। हरिओद किसका टाइटल है, नाम पूछ लेता है सिर्फ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जैसे अज्ञे जी का नाम कई बार पूछ लेता है, हरिओद। तो ये क्या है? इनका टाइटल है। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो साथी क्या बोलते हैं? पहली बात तो याद रख लेना, इनको आधुनिक काल का सूरदास हम कहते हैं। आधुनिक काल का सूरदास किसको कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास किसको कहा जाता है? तो हम कहेंगे, क्या बोलेंगे आपका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा लिखेंगे इसी में। पूछ ले किसके अनुसार कहा जाता है जी? तो किसके अनुसार कहेंगे? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, गुप्त ने कहा, ये लिख लीजिए, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा इनको आधुनिक काल का सूरदास, ठीक है। इनकी रचनाओं की साथ ही बात करें तो रचनाओं में कौन कौन से नाम आते हैं? इनकी रचनाओं में पहला नाम आएगा प्रिय प्रवास, सबसे चर्चित है और परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। प्रिय प्रवास पूछा जाएगा, प्रिय प्रवास को किस भाषा में लिखा गया? तो क्या बोलेंगे भैया? प्रिय प्रवास एक ऐसी रचना है जिस पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। मंगला पारितोषिक, मंगला पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त है। कभी आपसे पूछे उनको किस रचना पर मंगला पारितोषिक दिया गया, तो आप कहेंगे प्रिय प्रवास पर। प्रिय प्रवास की यदि साथी हम बात करें, इसका जो पूर्व नाम था वो वज्रांगना विलाप था। प्रिय प्रवास का पूर्व नाम क्या था? व्रजांगना, व्रजांगना विलाप। और व्रजांगना विलाप मतलब ब्रज क्षेत्र समझते हैं ना आप? ब्रज, मथुरा वाला क्षेत्र। और अंगना किसको कहते हैं? अंगना का अर्थ बताएं सारे साथी, आप कहेंगे महिला को भी। तो ब्रज क्षेत्र की जो अंगना यानी स्त्रियां विलाप कर रही हैं, क्यों? जब भगवान श्री कृष्ण कहाँ जा रहे हैं आपका? अपने जन्मभूमि से कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। मथुरा जो उनका प्रस्थान है, तो उस समय पर जो महिलाएं वहां पर रो रही हैं, जो अंगना अर्थात स्त्रियों का जो विलाप है, उसको लेकर के लिखा गया है प्रिय प्रवास। बहुत चर्चित रचना है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, खड़ी बोली का, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसी को बोलते हैं। खड़ी बोली का, खड़ी बोली का प्रथम, खड़ी बोली का साथी प्रथम महाकाव्य कौन है? वह आपका बोलेंगे जी प्रिय प्रवास है। कहानी समझ गए क्या है? प्रिय प्रवास। अगर दूसरी रचना की साथी हम बात करें आपसे तो वैदेही वनवास है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? बहुत पूछी जाती है वैदेही वनवास। चोखे चौपदे, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, चुभते चौपदे किसकी रचना है? ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। प्रेम प्रपंच किसकी रचना है? प्रेम प्रपंच, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, प्रेम प्रपंच, ठीक है। पारिजात बहुत पूछी जाने वाली रचना है। पारिजात किसकी रचना है? वो भी इन्हीं की रचना है साथी आपकी। रस कलश पूछ ले आपसे। देखो अगर कभी मिलते जुलते नाम की रचनाएं आपको दिखे तो आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि परीक्षा में क्या होगा कि वो एक ही विकल्प देगा। उसको भी पता है कि अगर दो विकल्प दे दिए तो फिर उत्तर क्या होंगे? दोनों ठीक मानने पड़े, ठीक है, दोनों ठीक मानने पड़ेंगे। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास कभी नहीं भूलना, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, ये काव्य की रचनाएं हैं। अभी कई साथी ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि भैया रचनाएं कुछ छूट रही हैं, जैसे मान के चलो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की और रचनाएं, तो साथी ये अभी हम काव्य रूप पढ़ रहे हैं, फिर गद्य रूप पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी आपको, सिर्फ क्या है जो हम पढ़ें उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। अगले इसी में आते हैं मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के अनुसार। मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त की साथी अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो कौन कौन सी रचनाएं आप कहेंगे?
इन्हीं को कहते हैं हम आधुनिक युग के तुलसीदास। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक युग का तुलसीदास किसको कहा गया है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है, मैथिली शरण गुप्त। कौन कौन सी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की? जयद्रथ वध 1910 में लिखी, जयद्रथ वध। अब क्योंकि ये रचना 1910 में लिखी गई, इसीलिए किसमें आती है? द्विवेदी युग में आती है, 1910 में लिखी गई। फिर इन्होंने एक रचना लिखी किसान, 1917 में लिखी थी। क्या बोलोगे? किसान रचना लिखी आपका। गुरुकुल रचना लिखी, गुरुकुल, गुरुकुल रचना लिखी। गुरुकुल के बाद में झंकार और द्वापर की रचनाएं की, झंकार और द्वाकर, झंकार और द्वापर की रचनाएं की। ठीक है, झंकार और द्वापर। द्वापर के बाद में आपका साकेत। क्या बोलोगे? साकेत प्रमुख रचनाओं में से एक है। भारत भारती बहुत चर्चित रचना है, और किस वर्ष की थी? 1912 में, 1912 में। अच्छा, राष्ट्रकवि किसको हम बोलते हैं बताएंगे जरा? तो इसी रचना से वो चर्चित घटना आती है। इसी रचना के बाद में महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने इनको कहा था राष्ट्रकवि। मेघनाथ, मेघनाथ वध, जयद्रथ वध और मेघनाथ वध। ठीक है, क्योंकि रामायण की इनकी बहुत सारी रचनाएं रही। जयद्रथ आपका या मेघनाथ ये कहाँ पर है? रामायण में है। और रामायण की रचना किसने की? आप कहेंगे रामचरितमानस की रचना किसने की? तो आप कहेंगे तुलसीदास ने। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं जो है वो रामचरितमानस से प्रेरित रही। ठीक है, जिसका व्याख्यान इन्होंने किया। क्या बोलेंगे? इसी रचना पर और एक व्यक्ति का नाम और आता है जो आपको कंफ्यूज करता है, बताएंगे राष्ट्रकवि किनको? इसी रचना के लिए एम के गांधी ने, इसी रचना के लिए एम के गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने इन्हें इन्हें क्या राष्ट्रकवि कहा? राष्ट्रकवि कहा। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने क्या कहा? इनको राष्ट्रकवि कहा। आप कहेंगे भैया रामधारी सिंह दिनकर का नाम कई बार आता है, सुना होगा आपने? नहीं जी भैया। तो रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं को डिप्टी राष्ट्रकवि स्वीकार किया है, खुद ही स्वीकार कर लिया था। क्या बोल दिया था? खुद को उन्होंने डिप्टी राष्ट्रकवि। बोलेंगे जी बहुत बढ़िया। भैया एक पारिजात शर्मा की है जिन्होंने, भाई नहीरा शर्मा की नहीं, नासिरा शर्मा की है। बिल्कुल है, मैंने कहा ना एक से ज्यादा नाम से रचनाएं हो सकती हैं। उर्वशी, उर्वशी के दो लेखक हैं, उर्वशी दो रचनाएं बिल्कुल हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, कभी चिंता नहीं करनी। तो झंकार, द्वापर, साकेत, उससे पहले किसान हो गई आपकी, भारत भारती, पंचवटी, मेघनाथ पर्व, और सबसे पहले 1910 जयद्रथ वध हो गए। ठीक है भैया, रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आता है जी बिल्कुल, उन्होंने खुद को फिर डिप्टी राष्ट्रपति कह दिया। ठीक, अब आते हैं आगे। द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि, द्विवेदी मंडल से जो बाहर के थे, द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि, से बाहर के कवि कौन कौन है? द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि, क्या बोलेंगे? इसमें एक नाम आता है आपका साथी कामता प्रसाद गुरु का, कामता प्रसाद गुरु का नाम आता है। और कामता प्रसाद गुरु की कौन कौन सी रचनाएं हैं? क्या बोलोगे? इनकी रचना का नाम है साथी पद्य पुष्पावली। पद्य पुष्पावली किसकी रचना है? तो आप कहेंगे पद्य पुष्पावली भैया कामता प्रसाद गुरु की रचना है। विनय पचासा किसकी रचना है? विनय पचासा इन्हीं की रचना है। और साथ ही आपका क्या बोलोगे? भौमासुर वध, भौमासुर वध किसकी रचना है? भौमासुर वध किसकी रचना है? भौमासुर वध इन्हीं की रचना है। और आप लोग जानते ही हैं कामता प्रसाद, जैसे किशोरी प्रसाद वाजपेयी मैंने कहा, तो इनको हिंदी ग्रामर में बहुत आपका क्या मानते हैं सम्मानीय स्थान है इनका। हिंदी भाषा के पाणिनि, अर्थात हिंदी भाषा में जो व्याकरण के सबसे अच्छे नियम दिए, सबसे परिष्कृत नियम दिए, वो कामता प्रसाद गुरु ने दिए। जैसे संस्कृत व्याकरण में प्रथम व्याकरण कौन है? वो पाणिनि है, तो उन्हीं के नाम से। ठीक है, क्या बोलेंगे? उन्हीं के नाम से, उन्हीं के नाम से साथी क्या बोलेंगे? सर ये नाम मैंने पहले कभी नहीं पढ़े हैं, तो दोस्त कभी ना कभी तो पढ़ने थे। सर जी क्लास 7 कहाँ गई? भैया क्लास 7 ये गलत नंबर डल गया है, कल क्लास नहीं हुई तो उन्होंने सोचा होगा कल क्लास होगी, उन्होंने आज का बना दिया क्लास नंबर 8। मुझे देखना चाहिए था, है ना? ये तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, 7वीं ही है। आप सोच लीजिए क्रम से चल रहे हैं हम, तो 7 और 8 से क्या अंतर है? रजत दोस्त मेरे, है ना, वो उनकी गलती है, बच्चों की हो जाता है कई बार, उससे कोई दिक्कत नहीं है नंबर डले हुए से। कामता प्रसाद गुरु हो गए, इनको हिंदी भाषा के पाणिनि कहते। पद्य पुष्पावली, विनय पचासा हो गया आपका, भौमासुर वध हो गया, ये बात याद रखेंगे। एक साथी इसमें आते हैं मुकुटधर पांडे। कौन आते हैं? मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। अब देखो दो रचनाएं आएंगी ऐसी, कानन कुसुम किस किस की रचना है? मुकुटधर पांडे की कौन सी रचना है? कानन कुसुम, कानन कुसुम। और बता सकते हो और किसकी रचना है कानन कुसुम? कोई साथी अगर बता पाए, ठीक है। और द्विवेदी युग के बाद में साथी क्या आता है आपका? फिर आता है छायावाद। क्या आता है? छायावाद। छायावाद का साथी समय आप सारे साथी बताएंगे, छायावाद का समय कौन सा है? छायावाद, तो क्या बोलेंगे? छायावाद का समय है 1918 से 36, 1918 से 36 है। और जो नामकरण किया छायावाद का वो मुकुटधर पांडे जी ने ही किया, लिख लेना इस बात को ही। छायावाद का नामकरण, छायावाद का नामकरण
नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया। मुकुटधर मुकुटधर पांडे ने किया। ठीक है जी। और मुकुटधर पांडे के अनुसार छायावाद में कितने लेखक हैं? आप कहेंगे भैया 6 लेखक हैं उनके अनुसार। कौन कौन से 6 लेखक हैं बताएं? 6 लेखक कौन कौन से हैं साथी बताएंगे एक बार? तो 6 लेखकों में नाम आता है साथी आपका किस किसका? पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद। या पहले अगर नंबर से ही मैं बोलूं कि सबसे पहले कवि कौन माने जाते हैं छायावाद के, तो पहले सुमित्रानंदन पंत लिख लीजिए। फिर पूछ ले, नंबर ही पूछ ले, फिर जयशंकर प्रसाद नहीं आएगा। तो पहले कवि पूछ ले तो सुमित्रानंदन पंत हो गए। दूसरे जयशंकर प्रसाद का नंबर लिखिए, जयशंकर प्रसाद जी को लिखिए, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। तीसरा नाम साथी आप बताएंगे, बाकी 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है जी। सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनका टाइटल है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा नाम साथी इसमें आता है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का नाम आता है। पांचवा नाम साथी इसमें आता है रामकुमार वर्मा का। और आप जानते हैं इन 6 की रचनाएं परीक्षा में ना आए ऐसा होगा नहीं। छठा नाम आता है साथी भगवती चरण वर्मा का। भगवती चरण वर्मा का नाम आता है, भगवती चरण वर्मा का नाम। ठीक है। अब देखो इन 6 नामों को कैटेगराइज किया गया है। ये जो 4 लोग हैं शुरुआत के, इनको बोलते हैं छायावाद के चतुष्पद। क्या कहते हैं जी इनको? छायावाद के चतुष्पद कौन कहलाते हैं? छायावाद के चतुष्पद। यानी 4 प्रमुख पूछ रहा था, छायावाद के 4 कवियों में कौन शामिल नहीं है? तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथी है महिला महादेवी वर्मा। क्या बोलोगे? महादेवी वर्मा, ये याद रख लेना। और इनको कहा जाता है, तीनों को कहा जाता है क्या? छायावाद के वृहत्रयी। छायावाद के वृहत्रयी। ठीक है। वृहत्रयी का मतलब क्या हो गया आपका साथी? तो वृहत्रयी आप बोलेंगे कि भैया 3 वृहत कवि जिनको कहा गया छायावाद के। ठीक है। और जैसे ये बाकी के 3 हैं, इनको कहा जाता है छायावाद के लघुत्रयी। क्या बोलोगे? छायावाद के लघुत्रयी, छोटे देवता मतलब ये उसके, छायावाद के लघुत्रयी, ये तीनों। ठीक है। और अगर बात करूं सुमित्रानंदन पंत की, तो इनको हम बोलते हैं क्या आपका? विष्णु। जयशंकर प्रसाद जी को हम कहते हैं ब्रह्मा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा जाता है, महेश। तो वह कौन है जिसको छायावाद का विष्णु, छायावाद का ब्रह्मा या छायावाद का महेश कहलाता है? सर जी सुमित्रानंदन पंत जी नर हैं या मादा? भैया सुमित्रानंदन पंत जी नर हैं आपके, प्रथम पुरुष हैं साथी आपके, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में। मादा सिर्फ इसमें एक है, महादेवी वर्मा। ठीक है। बहुत बढ़िया। सुधीर यादव जी पूछ रहे हैं सर साहित्य से कितने क्वेश्चन आते हैं? बेटा ये नहीं लिखा हुआ सिलेबस में मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कितने परसेंट आएंगे। नॉट श्योर। आप पिछली कक्षाएं नहीं करते हैं, क्या करो? करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं साथी आपका जयशंकर प्रसाद जी से। क्या बोलोगे? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी से। जयशंकर प्रसाद जी के गुरु बताएं कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी के जो गुरु हैं साथी, जयशंकर प्रसाद जी के गुरु थे मोहिनी लाल। मोहिनी लाल। मैं एक एक रचना जानना चाहूंगा, कोई एक रचना तो आप जानते होंगे, वो लिखें। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, इनके बारे में जानें। जयशंकर प्रसाद जी का जो उपनाम है, इनका उपनाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु नहीं, सॉरी, कलाधर। अजात शत्रु याद आ रहे, कलाधर। क्या बोलोगे? कलाधर इनका उपनाम है। इनकी जो पहली कविता है, उन्होंने किस वर्ष लिखी बताएंगे? जो पहली कविता लिखी जयशंकर प्रसाद जी ने साथी, अपनी पहली कविता लिखी 1906 में, जिसका नाम था सावन पंचक। क्या बोलोगे? सावन पंचक इनकी पहली कविता थी, कब की? 1906 की। लेकिन मैं बोलूं पहली छायावादी कविता, तो क्या छायावाद 1906 में है? भाई छायावाद का काल कितना? 1918 से 36 है। तो ये तो छायावाद की नहीं है रचना, यानी छायावाद के समय से पहले लिखी है। मैं आपसे बोलूं जयशंकर प्रसाद जी की पहली छायावादी कविता कौन सी है? पहली जो छायावाद युग के दौरान लिखी गई पहली छायावादी कविता, वो लिखी इन्होंने 1918 में, इस युग में, 1918। क्या नाम था उसका? प्रथम प्रभात। प्रथम प्रभात। तो छायावादी युगीन पहली कविता प्रथम प्रभात, और उनके कैरियर की पहली कविता वो सावन पंचक है। ठीक है। आगे बात करेंगे। जैसे झरना रचना उनकी है, रचनाओं को अलग से लिखते हैं साथी। ठीक है। क्या बोलेंगे? जैसे हम लिखेंगे आपका उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाओं में पहला नाम आता है साथी आपका, जैसे बात करते हैं हम झरना का, 1918 की रचना है। 1918 की, हालांकि इससे पहले एक उसी को लिख लेते हैं, पहले उर्वशी 1909 को लिखते हैं। किसको? उर्वशी। उर्वशी की रचना इन्होंने की साथी आपका 1909 में, 1909 में। और उर्वशी के बारे में विशेष बात क्या है? ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य, मैंने इतिहास में भी आपको बताया था चंपू काव्य क्या होता है, बताइए जरा। चंपू काव्य उसको कहते हैं भाई जो आपका प्रोज एंड पोइट्री दोनों में लिखा जाए, यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है, गद्य और पद्य दोनों में, समझिए, प्रोज एंड पोइट्री। तो उर्वशी 1909 की रचना, कई बार क्रम भी पूछता है, उर्वशी 1909 की रचना रही। और अगर हम बात करते हैं आपका दूसरी झरना,
झरना 1918 की रचना है। और झरना के बारे में विशेष बात क्या आती है, क्या बोलेंगे, इसको बोलते प्रथम काव्य संग्रह में रखेंगे उसको। इसकी अगर हम बात करें साथी, इसको कहा जाता है आपका, ये आपका क्या बोलेंगे, ये पहली प्रयोगशाला रचना इनकी कही जाती है। प्रयोगशाला से क्या मतलब है जी, पहली प्रयोगशाला रचना, या मैं बोलूं छायावाद की इनकी पहली रचना, कविता नहीं, छायावाद की पहली रचना। अगर रचना लिख के पूछेगा तो हम कहेंगे झरना, कविता लिख के पूछेगा तो प्रथम प्रभात। ठीक है, यहीं पर लिख लीजिए कहीं पे इधर। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था इनका, प्रथम काव्य संग्रह कविताओं का एक संग्रह, उस संग्रह का नाम था 1913 का कानन कुसुम। कानन कुसुम। अभी किसकी रचना बताई थी कानन कुसुम, एक इस नाम से तो रचना भैया आपका मुकुटधर पांडे जी की भी थी। क्या बोलोगे, मुकुटधर पांडे जी की भी थी। तो जयशंकर प्रसाद जी की उर्वशी हो गई। ठीक है, झरना, झरना हो गई। ठीक है, झरना के बाद में साथी 1925 आंसू। क्या बोलोगे, आंसू 1925 में इनकी रचना लिखी गई। आंसू 1925, जिसको क्या बोलते हैं हम, हिंदी भाषा का मेघदूत। हिंदी भाषा का मेघदूत। भाई कालिदास जी की जो मेघदूत है वो किस भाषा में, वो संस्कृत में है, लेकिन इसको माना जाता है हिंदी भाषा में मेघदूत, आंसू। ठीक है, आंसू के बाद में कामायनी 1935 में इसकी रचना हुई। कामायनी 1935, 1935। कामायनी, कामायनी के बारे में क्या बोलते हैं, इसमें इसमें 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। इसे छायावाद का उपनिषद कहते हैं। इसे छायावाद का, इसे छायावाद का उपनिषद कहते हैं, छायावाद का। अब जो 15 सर्ग आते हैं उसमें मनु, श्रद्धा और ईडा पूछा जाता है कि मनु, श्रद्धा और ईडा ये किस के पात्र हैं, तो क्या बोलेंगे, वो किसके, कामायनी के पात्र हैं साथी, किसके, कामायनी के पात्र हैं। कामायनी के अलावा अगर हम बात करें, आपका लहर रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, ये भी साथी इन्होंने लिखी, कामायनी से पहले लिखी थी ये 1933 में। तो आंसू, कामायनी, लहर, झरना बहुत पूछी जाती है। बहुत बढ़िया समीम अंसारी जी, लहर बहुत शानदार, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एक बार थम्स अप करके मुझे ये बताओ, पिछली क्लासेस तैयार है ना। मनु, श्रद्धा, ईड़ा, आदि सिसोदिया जी बहुत शानदार। अगले आते हैं साथी हमारे कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी साथी कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो कहेंगे भैया उनका जो पहला काव्य संग्रह था 1923 का, अनामिका। अनामिका ये काव्य संग्रह है, और इसी अनामिका के अंदर उन्होंने लिखा दो प्रसिद्ध, मतलब रचनाएं तो और भी हैं 1923 में। इसी में दो काव्य यानी दो कविता है उनकी, एक तो तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर, और एक राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा इस काव्य संग्रह के अंदर है। एक तो पूछ लिया जाता है राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है, या सीधे सीधे काव्य संग्रह का नाम देके पूछ लेता अनामिका किसकी रचना है, अनामिका किसकी रचना है। अनामिका के साथ में बात करें आपका, अगर हम बात करते हैं परिमल की, परिमल किसकी रचना है, वह है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। परिमल के बाद अगर बात करते हैं, इसी में भी इन्होंने बहुत सारी, अगर बात करें इसी में नाम आता है इनकी प्रथम कविता का, ये नोट करके लिख लेना। प्रथम कविता जो है इनकी वो है जूही की कली। प्रथम कविता, प्रथम कविता कौन सी थी इनकी, प्रथम कविता है जूही की कली। और जूही की कली को किस काव्य संग्रह के अंतर्गत लिखा गया है, परिमल के अंतर्गत। प्रथम कविता क्या बोलोगे, जूही की कली। तो जो परिमल है, परिमल के अंतर्गत भी इन्होंने, परिमल के अंतर्गत भी इन्होंने क्या किया साथी आपका, उसके परिमल के अंतर्गत भी इन्होंने क्या की, कविताएं लिखी, जिसमें नाम आता है आपका सांध्य सुंदरी का, सांध्य सुंदरी, सांध्य सुंदरी का जिसको हम कई बार संध्या सुंदरी भी कहते हैं। और जूही की कली हो गई, जूही की कली, जूही की कली इसी के अंतर्गत आती है, जूही की कली। भिक्षुक कविता, बहुत, भिक्षुक कविता किसकी है, भिक्षुक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और बादल राग किसकी है, बादल राग किसकी है, वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, कभी भी पूछे परिमल की रचना कब हुई, वो 1930 में हुई। यानी ये क्रम हम सेट करते हैं, अनामिका के बाद परिमल, परिमल के बाद में साथी एक कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता रचना है इनकी 1942 की। कुकुरमुत्ता के बाद में नए पत्ते, नए पत्ते रचना है, नए पत्ते, नए पत्ते रचना है। और जब कुकुरमुत्ता नए पत्ते को लिखा गया तो नए पत्ते के साथ उसी वर्ष 1946 में बेला को भी लिखा गया, बेला। गीतिका ये इन सबसे पहले की रचना है 1936 की, गीतिका लिख सकते हैं 1936 की रचना है। कुकुरमुत्ता 1942 की रचना है। नई पत्ते, नई बेला जो ये 1940 की रचनाएं हैं, 1946 की। ठीक है, गीतिका हो गई आपकी। और क्या बन सकते हैं इसमें, एक अर्चना रचना है, अर्चना, ये आज़ादी के दशक की रचना है 1950 की।
अंतिम काव्य संग्रह जो है वो है सांध्य काकली। सांध्य काकली ये क्या है? अंतिम कविता संग्रह है। अंतिम काव्य संग्रह किसका? अंतिम काव्य संग्रह था ये निराला जी का, सांध्य काकली। अंतिम, क्या बोलोगे? अंतिम काव्य संग्रह है भैया किसका? आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अंतिम काव्य संग्रह। बोलेंगे भी फटाफट से। शिवानी मित्तल जी, गुरु जी क्लास आपको 8वां, हाँ बच्चों गलत लिखा हुआ था 8वां, आज क्लास थी आपकी 7वीं, ठीक है, वो थंबनेल पे गलत लिखा हुआ था। आगे आगे। अर्चना सांध्य काकली, ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरा नाम आता है सुमित्रानंदन पंत जी का। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं साथी? क्या बोलोगे? उच्छ्वास, प्रथम छायावादी रचना है इनकी। क्या बोलोगे? उच्छ्वास, लिख लेना इस पर। प्रथम छायावादी, प्रथम छायावादी रचना है इनकी, प्रथम छायावादी रचना सुमित्रानंदन पंत की उच्छ्वास, ठीक है। एक आता है इनका पल्लव, पल्लव। एक साथी इनकी नाम आता है वीणा। वीणा किसकी रचना है? वीणा सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है। एक नाम आता है साथी आपका लोकायतन, लोकायतन, ठीक है, लोकायतन हो गया। और लोकायतन को इन्होंने लिखा है महात्मा गांधी के जीवन पर। इसके जीवन पर रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की, महात्मा गांधी के जीवन पर। तो गांधी जी के जीवन पर इन्होंने लिखा है, जीवन पर आधारित है लोकायतन। एक है आपका साथी, क्या बोलोगे? युगांत, युगांत रचना है इनकी। एक साथी आपका युगवाणी है। युगवाणी रचना किसकी है? तो आप कहेंगे सुमित्रानंदन पंत की है जी। एक नाम आता है चिदम्बरा, ये तो बहुत चर्चित रचना है, चिदम्बरा। और चिदम्बरा के लिए साथी इनको क्या मिला था बताएंगे? कितने साथी जानते हैं पंत जी वो पहले व्यक्ति है हिंदी भाषा के जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ मिला हिंदी भाषा में? जैसे ज्ञानपीठ स्थापित 1961 में हुए, दिए गए पहली बार 1965, लेकिन पहली बार में मलयालम भाषा के लिए दिया गया, जी शंकर कुरूप को, हिंदी के लिए नहीं। हिंदी के लिए पहली बार दिया गया 1968 में। 1968 में इसी रचना के लिए क्या मिला था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, गलती नहीं करनी है। आगे आता है आपका साथी इनका कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और मैं अलग से क्लास कराऊंगा आपको साहित्य अकादमी किस वर्ष में किसको मिला और उसकी विधा क्या थी, ठीक है। आशीष यादव जी, बहुत थैंक यू मेरे भाई, ये मेरे लिए गर्व करने वाली बात है। युगवाणी, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद। बस ये लिखें कि जो ही आपकी अनुभूति है उसी को व्यक्त किया करो, उसका सम्मान है हमेशा। क्या बोलेंगे जी? महादेवी वर्मा आती हैं चौथी। महादेवी वर्मा जी की रचना बताना कौन सी है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अगर मैं महादेवी वर्मा जी की बात करता हूँ साथी और उनकी रचनाओं की बात करता हूँ कि महादेवी वर्मा जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो उनकी रचना में नाम आता है सबसे पहले तो क्या बोलोगे? निहार। क्या बोलेंगे? निहार रचना किसकी है? 1930 की, महादेवी वर्मा जी की रचना है। यामा 1940 की है। यामा की रचना किस वर्ष हुई? 1940 में। और ये क्या है? ये बनी महादेवी वर्मा जी, बाद में 1982 में क्या मिला इस रचना को? ज्ञानपीठ मिला। और ये पहली महिला बन गई हिंदी की, हिंदी की। ओवरऑल अगर बात करें महिला तो वो आशापूर्णा देवी हैं, जिनको आपका मिला था किसके लिए? बंगाली भाषा के लिए मिला था, लेकिन हिंदी भाषा में ये पहली महिला है, हिंदी भाषा, ठीक है, यामा। और इसीलिए इनको जब बहुत प्रचिति मिली तो इनको बहुत सारे नाम दिए गए। तो जैसे एक नाम इनका आता है, क्या बोलते हैं, एक नाम अगर आपसे कभी पूछे, बहुत चर्चित नाम है, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। और साथ में क्या बोलते हैं इनको? हिंदी के विशाल मंदिर की, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, यानी माँ सरस्वती से तुलना की गई है। हिंदी के विशाल मंदिर की, विशाल मंदिर की वीणा पाणी। वीणा पाणी कौन है साथी आपका? तो आप कहेंगे भैया महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं साथी? निहार हो गई, यामा हो गई, नीरजा रचना किसकी है? इन्हीं की है, नीरजा। रश्मि रचना की बात करें किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है, रश्मि। दीप शिखा किसकी रचना है? दीप शिखा। आप बोलेंगे महादेवी वर्मा जी की रचना है जी दीप शिखा, ठीक है। दीप शिखा के साथ में आपका साथी क्या आता है? सांध्य गीत आता है। सांध्य गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। और निहार हो गई, नीरजा, निहार तो हम लिख चुके, सॉरी, निहार हमने लिख लिया, 1930 शुरुआत का है, ठीक है। फिर आते हैं साथी हमारे क्या, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि लिखेंगे। उनमें से जो दो बचे हुए राम कुमार वर्मा जी, उनको लिखेंगे हम। पहले यहाँ पर लिखिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, सांस्कृतिक धारा जिन्होंने
वीरता से भरी रचनाएं लिखी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन कौन है? और कल से हमारी कक्षा यहाँ से चलेगी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, और उसके बाद में हम छायावत दत्तर। काल से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की साथी, वह है कि आप जो रचनाएं हम लिख रहे हैं उनको बहुत ध्यान से एक एक बार आप पढ़ते रहें। परीक्षा तक आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे। महादेवी वर्मा जी को भैया, महादेवी वर्मा जी बहुत बढ़िया। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत? आदित्य तिवारी जी बहुत शानदार। सर जी इतना सब कैसे याद होता है? जिसको करना होगा वो कर लेगा। आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको पूरे जीवन, आपको रेपुटेशन भी चाहिए, 4 स्टार भी चाहिए, और पूरे जीवन भर तनख्वाह भी चाहिए, प्रेस्टीज प्रतिष्ठा भी चाहिए पूरी जिंदगी, और जब पढ़ने की बारी आती है तो कोई कोई छात्र एकदम से घुटनों पर आ जाता है, कहता मैं ये कैसे करूंगा? यदि आप नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कोई और नहीं कर पाएगा। आप नहीं कर पाओगे तो कोई और करेगा, उसको जॉब मिलेगी। ये किसने कहा कि आप कैसे कर पाएंगे? तो कैसे का जवाब भी आपके पास होना चाहिए। कैसे कर पाएंगे? क्या बोलेंगे? भैया पढ़ के कर, याद करके, रिवीजन से कर पाएंगे। और अगर यदि आप इतनी बात नहीं जानते हैं कि आप रिवीजन से भी नहीं कर पाएंगे तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। कमजोर साथी ना बने, एक होशियार छात्र बने। और जब पहली बार हम पढ़ते हैं चीजें अपरिचित हमसे होती हैं, जब आप पढ़ेंगे बार बार तो पता चलेगा आपको यामा क्या है, तो वो एक बार में फिर निश्चित हो जाती है, ठीक है? तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।